हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो दिसंबर 2022 में निर्धारित है, अब उसमें कुछ ही दिन बचे हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि विज्ञान से लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह कक्षा 6 से 8 के विज्ञान पर आधारित होगा, या कह सकते हैं कि 8वीं कक्षा तक के विज्ञान पर आधारित है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको जो साइंस के कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड होंगे और 15 क्वेश्चन आपको टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, यानी शिक्षण विधि से संबंधित हैं, और 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संजना के पास 3 चुंबक ए, बी तथा सी है, जिसके ध्रुव क्रमशः A1, A2, B1, B2 तथा C1, C2 अंकित किए गए हैं। चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनको निम्न प्रेक्षण किए। मतलब संजना के पास 3 चुंबक है ABC, जिसका ध्रुव जो है वो A1, A2, B1, B2 और C1, C2 है। जब वह चुंबक को एक दूसरे के पास लाते हैं तो यह सब आपको निष्कर्ष देखने को मिलता है। जैसे A1 विकर्षित करता है B1 को और A1 विकर्षित करता है C2 को। इसी तरह से अन्य ऑप्शन भी है, तो चलिए उसको देखने से पहले हम यह जानते हैं कि चुंबक का क्या गुण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर चुंबक दिखाया गया और इसमें साउथ और नॉर्थ आप देख रहे हैं। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को साथ में लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम एक निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव लाएंगे, यानी नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ और साउथ पोल को साउथ पोल के साथ, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से विकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। यानी जब असमान ध्रुव होते हैं तो चुंबकों के बीच में आकर्षण होता है, और जब समान ध्रुव होता है यानी कि एक ही जैसे ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। तो आप यह समझ गए कि किस कंडीशन में आकर्षण होता है और किस कंडीशन में विकर्षण होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि A1 जो है वह B1 को विकर्षित करता है। इसका मतलब हुआ कि A1 का जो ध्रुव होगा वही B1 का भी ध्रुव होगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच में विकर्षण हो रहा है। उसी तरह से A1 विकर्षित करता है C2 को, यानी A1 का जो ध्रुव होगा, मान लीजिए कि अगर A1 नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ C2 भी नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उसी तरह से A1 अगर नॉर्थ होगा तो B1 भी नॉर्थ पोल ही होगा, यानी कि इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगला यहाँ पर है पॉइंट कि यदि C1 उत्तरी ध्रुव है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, C1 अगर हमारा उत्तरी ध्रुव है, यानी यहाँ आपको दिया हुआ है कि C1 आपका नॉर्थ है, तो C2 जो हो जाएगा वो हमारा साउथ पोल हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। तो C1 नॉर्थ और C2 साउथ। तो चलिए अब देखते हैं कि और हमारा इसमें क्या दिया हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि C2 A1 को विकर्षित करता है, और आपको यहाँ पता है कि C2 जो है वो हमारा साउथ है, तो यहाँ पर A1 भी हमारा साउथ पोल ही होगा, और इस तरह से B1 भी हमारा साउथ पोल ही हो जाएगा। तभी यह एक दूसरे को विकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि C1 हमारा नॉर्थ पोल दिया है, तो इस तरह से C2 जो होगा वो साउथ पोल होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक है या मैग्नेट है जिसमें 2 पोल हैं C1 और C2, यहाँ पर है C1 और ये इसका पोल है C2। तो अगर आपको पता है कि C1 नॉर्थ है तो C2 साउथ होगा, और चूँकि C2 A1 को विकर्षित करता है तो यहाँ पर A1 का भी पोल वही होगा जो C2 को होगा, तो यहाँ पर साउथ पोल ये भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी कि B2 उत्तरी ध्रुव है और A1 दक्षिणी ध्रुव है, सही हो जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है? बिंब की गति एक समान गति है, बिंब विराम अवस्था में है, बिंब की गति असमान गति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सरल रेखा में तभी होगा या तो बिंब की गति एक समान हो या बिंब विराम अवस्था में हो, यानी कि ए या बी, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये सही हो जाएगा ये ऑप्शन। अब हमारे यहाँ तीसरा प्रश्न है कि ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? हल्का तथा जल में अघुलनशील होना, हल्का तथा जल में अघुलनशील होना। तीसरा है भारी तथा जल में घुलनशील होना या भारी तथा जल में अघुलनशील होना। तो यहाँ पर भारी तथा जल में अघुलनशील होना अवसादन विधि में काम आता है, क्योंकि अवसादन विधि में आप जानते हैं वैसे कण जो भारी होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से हमें साफ पानी मिल जाता है। जैसे इसके कण नीचे बैठ के और यहाँ हमें साफ पानी ऊपर मिल जाता है, तो यह अवसादन विधि कहलाता है। तो इसमें भारी तथा जल में अघुलनशील होना ठोस कणों का गुण होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। एक्स में है कि चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी राख बच जाती है, स्लेटी काली राख बच जाती है। वाई में है कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है, और जेड में है कि जलने पर पिघल जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि अब अगर आप जूट को जलाएंगे तो यह चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी राख काली राख बचता है उसमें। अगर ऊन को आप जलाएंगे तो वह कुंचित होकर जलता है और इस तरह से रेयॉन को जलाने पर यह पिघल जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, तो निम्न में से किस सरल श्रेणी परिपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे? तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो श्रेणी क्रम परिपथ क्या होता है और जो हमारा पैरेलल परिपथ होता है वो क्या होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है और वह कैसे प्रभावित होता है। इस चीज़ को समझने पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ आप दो सर्किट देख रहे हैं। पहला है सीरीज सर्किट, तो इसमें जितने भी जो रेजिस्टेंस होते हैं या बल्ब होते हैं वो सब एक के बाद एक लगाए जाते हैं, यानी पहला का जो दूसरा सिरा होगा वो दूसरे के पहले सिरा से जुड़ा होगा। ए सीरीज सर्किट इज मेड बाय कनेक्टिंग द एंड ऑफ द वन डिवाइस टू द बिगिनिंग ऑफ द अनदर डिवाइस, यानी पहले डिवाइस का जो अंत होगा वह दूसरे डिवाइस के शुरुआत से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पहले बल्ब का जो अंतिम तार होगा वह दूसरे डिवाइस बल्ब के पहले तार से जुड़ेगा, उसी तरह से यह क्रम आगे चलता है। और जो पैरेलल सर्किट होते हैं उसमें सेम टर्मिनल्स ऑफ द बोथ डिवाइस आर कनेक्टेड टुगेदर, उसमें पहले तार से दोनों बल्ब का जो पहला तार होगा उससे एक तार और दूसरा तार से दूसरा तार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे प्लस वाले से दोनों बल्ब का पहला भाग जुड़ा हुआ है और इस तरह से माइनस वाले से इस बल्ब का दूसरा भाग जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ ये दोनों तार का आप देख रहे हैं एक ही तार से जुड़ा है और यहाँ भी दोनों से ये माइनस वाला जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ता जाता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वहाँ पर आपको जो विद्युत की तीव्रता है वो कम होती जाएगी और बल्ब धीमे जलने लगता है। इसलिए घरों में ज़्यादातर जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है, क्योंकि सीरीज में एक बल्ब अगर ख़राब हो जाए तो आगे का जो बल्ब है वो जलना बंद कर देगा। तो ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉब्लम है। जबकि पैरेलल अगर आप सर्किट बनाते हैं
तो उसमें इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि किस केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, तो किस सरल श्रेणीक्रम परिपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे, यानी अधिक तीव्रता से जलेगा। जब एक बल्ब तथा एक सेल हो, जब एक बल्ब तथा दो सेल हो, जब दो बल्ब और एक सेल हो, और दो बल्ब तथा दो सेल हो। तो यह आप सामान्य तरीके से भी बता सकते हैं कि अगर एक बल्ब हो और दो बैटरी उसमें लगा हो तो वह बल्ब ज़्यादा रोशनी के साथ जलेगा, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। आप यहाँ इसको देखेंगे। अगला है, ये थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के ए की आवश्यकता होती है और उसकी कमी बी उत्पन्न करती है। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। तो थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो आप जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी से क्या उत्पन्न होता है? तो गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। तीसरा है कि यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। और आयोडीन की कमी से बच्चों में प्रायः मानसिक मंदन भी देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और इसका कारण बताया गया है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध करता है। और दूसरा कारण बताया है कि चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध करता है। तो इस प्रश्न को देखने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। और चंद्रमा का आकार चूँकि बहुत छोटा है सूर्य की अपेक्षा और पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए चंद्रमा से आंशिक रूप से ही छाया पृथ्वी पर हो पाता है, यानी पूरे पृथ्वी पर छाया न होकर के केवल आंशिक रूप से ही छाया होता है। जबकि उप छाया या आंशिक छाया जो है वो पूरे पृथ्वी पर होता है, जबकि पूर्ण रूप से जो छाया है यानी मुख्य जो छाया आप यहाँ देख रहे हैं वह कुछ ही भाग पर पड़ता है। और लेकिन इसका जो उप छाया है वो थोड़े ज़्यादा क्षेत्र पे पड़ता है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं कि सूर्य है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि उस समय हम सूर्य को कुछ देर के लिए नहीं देख पाते हैं चंद्रमा के कारण। जब सूर्य हमसे छिप जाता है तो उसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी आ जाए, हमारी अर्थ आ जाए, तो इसके कारण क्या होगा कि हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो यहाँ हमारा जो पहला कथन है कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ये सही है। लेकिन इसका जो कारण R1 दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण प्रकाश अवरुद्ध करती है, ये गलत है। चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी के कुछ भाग पर पड़ता है, इसके कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो ये दूसरा कारण जो है ये सही, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ये सही है और एक की सही व्याख्या R2 है, यानी रीजन 2 है। हमारा अगला प्रश्न है, छाया निर्माण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है, यानी अगर पीला वस्तु भी है तो उसका छाया काला होगा। तो आपको खोजना है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। दूसरा है कि छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, तो ये भी सही है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु ही छाया उत्पन्न करते हैं। अगर पारदर्शी वस्तु होगा तो उसके द्वारा छाया जो प्रकाश है वो आर पार हो जाएगा।
तीसरा है छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है। तो यह कथन आप देख सकते हैं कि गलत है, क्योंकि छाया की जो लंबाई है वह बिंब के लंबाई के समान न होकर के वह किस एंगल से लाइट उस पर पड़ रहा है उस पर भी निर्भर करता है। इसके कारण आप देखते हैं कि दोपहर के समय छाया की लंबाई छोटी होती है, जबकि सुबह या शाम के समय छाया की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है। और हमारा डी ऑप्शन कहता है कि छाया का आकार प्रकाश के स्रोत तथा बिंब के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये भी सही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सही आंसर सी है। अब छाया का उदाहरण यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की स्थिति अलग अलग रहने पर यहाँ पर अलग अलग छाया बन रहा है। जैसे अगर बीच दोपहर में यहाँ आप देख रहे हैं तीसरे कंडीशन में, इस कंडीशन में तो यहाँ पर छाया छोटा है, जबकि अगर एंगल ज़्यादा है तो वहाँ पर छाया लंबा हो रहा है। जैसे लार्जर एंगल लॉन्ग शैडो और स्मॉल एंगल तो यहाँ पर स्मॉल शॉर्ट शैडो हो रहा है। तो इस तरह से आप छाया को समझ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तनों पर उपस्थित होते हैं और इसका कारण बताया गया है कि पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा आप देखेंगे कि डी विकल्प आर सही है, किंतु ए गलत है। यानी कि ये जो बताया गया कि पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है, ये तो सही है, लेकिन रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपस्थित होते हैं, ये हमारा यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से पहला यहाँ गलत है और दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है। अगला है, पौधों का मादा जननांग एक्स कहलाता है। इसके 3 भाग है, जिसमें मुख्यतः वाई परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है, जेड में निषेचन होता है। तो एक्स वाई जेड क्या है? तो यहाँ पर आप एक पुष्प के चित्र को देख रहे हैं, जिसमें जो पौधा है या पुष्प है उसके विभिन्न अंगों को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आप वर्तिकाग्र देख रहे हैं, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिका है जिसे स्टाइल बोलते हैं, और अंडाशय है जिसे ओवरी कहते हैं। और तीनों को मिला करके ना यहाँ पे स्त्री केसर होता है, पिस्टल स्त्री केसर इसको बोलते हैं। तो ये मादा अंग है। और इसी तरह से यहाँ पर आप परागकोश, तंतु, ये सब जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेमेन, ये सब इसका पुरुष अंग है। और ये सब इसका जो पौधा होता है इसका ये मादा जननांग है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्तिकाग्र जो होता है, यहाँ पे परागकोश से जो निकला हुआ है वो जमा होता है और अंडाशय में उसका निषेचन होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि इस तरह से मिलता जुलता हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न सारणी में दी गई सूचना के आधार पर कोशिका के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला है, मानव में पाया जाता है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं है। तो आप जानते हैं कि यह आरबीसी होता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं, लाल रक्त कणिका, उनमें केंद्रक नहीं होता है। यह एक बृहद रिक्तिका है। तो आप जानते हैं कि प्याज की जो छिल्ली होती है उसमें बृहद रिक्तिका होती है। उसी तरह से इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं है। तो जो गाल की कोशिका होती है उसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती और सेम के आकार का है और युग्मों में पाया जाता है। तो यह द्वार कोशिका होती है। और इस तरह से ई जो है दोनों ओर से अनावृत नली के समान है, तो यह जाइलम होता है। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव ए बी सी जल में अमिश्रणीय है, यानी कि इसको मिलाया नहीं जा सकता, जिसके द्रव्यमान तथा आयतन निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो यहाँ द्रव्यमान और आयतन दिया है। अगर आप द्रव्यमान को आयतन से भाग करेंगे तो उसका घनत्व पता चल जाएगा। यानी अगर ए का घनत्व आपको पता करना है तो 5.4 में 5 से भाग कीजिए तो आपको लगभग 1 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो उसका घनत्व है।
तो यदि उसका घनत्व जल के घनत्व से कम आता है तो वह जल में तैरेगा, अगर उसका घनत्व जल से ज़्यादा होगा तो वह जल में डूब जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो केवल बी ऐसा है जिसको भाग करने पर 1 से कम आएगा, तो वह बी जो है यहाँ पे वह जल में तैरेगा, जबकि ए और सी जो है वो जल में डूब जाएंगे। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है, तो ये सही है। दूसरा है कि समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी, तो यह हमेशा सही नहीं होता है। तीसरा है कि गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी, तो ये भी सही है। और चौथा है कि ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि वाष्पन की दर किससे विपरीत रूप से प्रभावित होती है, यानी कि वाष्पन की दर घट जाएगी किसके कारण? सतही क्षेत्रफल बढ़ने से तो नहीं, तापमान के बढ़ने से तो नहीं, आर्द्रता के बढ़ने से तो हाँ। अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, धातु ए बी को उसके विलयन से विस्थापित करती है। तो देखिए, ए बी को विस्थापित करेगा, इसका अर्थ है कि ए ज़्यादा सक्रिय है बी से, ए हमारा जो है वो बी से ज़्यादा क्रियाशील है, किंतु सी को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर पाता। इसका अर्थ है कि सी जो है वह उससे ज़्यादा क्रियाशील है। बी धातु डी को उसके लवण से विस्थापित कर पाता है, तो यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो क्रम है सो बन रहा है कि सबसे कम क्रियाशील यहाँ पे डी है, उसके बाद बी है, फिर ए है और सी है। यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न का मिलान कीजिए। एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि कार्बन एक ऐसा अधातु है जो दो रूप में, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। दूसरा है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, तो वह ब्रोमीन होता है। इस तरह से एक धातु जो पीतल और कांसे का घटक है, तो यह कॉपर है। डी कहता है कि एक धातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, तो ये क्लोरीन है। और एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, तो ये आप जानते हैं कि जिंक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, मानवों में सिराव के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही है? वे अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाती हैं, तो ये हमारा कथन सही है। इसकी भित्ति मोटी है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो मोटी भित्ति होती है वह आर्टरीज की होती है, यानी कि धमनी की होती है, न कि सिरा की होती है। इनमें कपाट होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, तो आप बी वाले ऑप्शन को यहाँ पर हटा दें, तो जिसमें बी है वो पहले ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन है ए, सी और डी, ये सही हो जाएगा। अगला है, विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं, तो ये गलत है। विषाणु स्वतः प्रजनन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। तो पहले आप ए वाले को हटा लीजिए, तो ए वाला ऑप्शन जो भी है वो पहले ही हट जाएगा। दूसरा है कि ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये अन्य जीवों के कोशिका के द्वारा ही जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बी और सी सही है। ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जल जनित जीवाणु रोग हैं, यानी कौन से ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है और जल के द्वारा फैलता है? तो यह टाइफाइड और हैजा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है?
तो पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना, पत्तियों पर मोम की परत, फीते जैसी पत्तियां या पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र। तो इसका सही जवाब है पौधों की तनों में बड़े छिद्रों का होना, यानी पौधे के जो तने होते हैं उसमें के अंदर में हवा भरा होता है, जिसके कारण वो उसमें डूबता नहीं और उसको तैरते रहने में सहायता करते हैं। अगला है सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करना चाहती है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। निम्न में से कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है अलग अलग चुंबकों के दो सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाना। दूसरा है कि एक लोहे की कील को चुंबक के पास लाना और जांच करना कि कील ध्रुवों के पास अधिक आकर्षित होती है या चुंबक के मध्य भाग में अधिक आकर्षित होती है। सी, लोहे की बार पर स्टील के तार लपेट कर तार में बिजली प्रवाहित करना। या डी, लोहे के चूरे से भरे डिब्बे में चुंबकीय बार रखना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसको समझने के लिए आपने प्रयोग भी किया होगा, तो उसका आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप चुंबक को लोहे के चूर्ण में डालेंगे तो जैसे जैसे उसका लाइन ऑफ फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उस तरह से वह दिखाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ध्रुवों पर जो लोहा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि आकर्षित कर रहा है, यानी यहाँ पर बल जो है वो अधिक लग रहा है, जबकि अन्य क्षेत्र में वो उतना घना नहीं है। तो इस तरह से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि पौधे की चुंबक का जो ध्रुव होता है वहाँ पर आकर्षण बल अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक संभावना है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? पहला, पवन के निर्मित होने और वायुदाब के बीच संबंध। दूसरा है गर्म होने के परिणाम स्वरूप हवा का विस्तार। सी, चक्रवातों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। या डी, भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पवन के निर्मित होने और वायुदाब के बीच संबंध बताना ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि अन्य सभी जो है गर्म होने से हवा का जो विस्तार है, या चक्रवात के दौरान कौन से हम सुरक्षा उपाय कर सकते हैं, भूकंप के दौरान, ये 7th क्लास के बच्चे बता सकते हैं। लेकिन पवन के निर्मित होने और वायुदाब के बीच क्या संबंध है ये थोड़ा बताना मुश्किल है। ऐसे वो बता सकते हैं, लेकिन ये इन सभी ऑप्शन में ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। अगला है, सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्र का परिचय देने से पहले उनसे घर पर एक गतिविधि करवाना चाहती हैं जिससे वह अवधारणा से जोड़ना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पहला, पानी को उबालकर ठंडा कर फिल्टर में डालकर पीना और फिर से नया पानी उबालकर फिल्टर में भरना। दूसरा, उबलते पानी की भाप को एक थाली पर बर्फ का डला रखकर इकट्ठा करें। तीसरा है, पानी से भरे बर्तन को कुछ घंटों के लिए धूप में रखने के बाद उन्हें देखें। डी है, सुबह नंगे पांव बगीचे में टहलना और उसको महसूस करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है कि पानी को उबालकर ठंडा कर फिल्टर में डालकर पीना और फिर से नया पानी उबालकर फिल्टर में रखना, इससे बच्चे जल चक्र की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। तो यह गतिविधि जो है सबसे कम उपयुक्त होगा। आप जल चक्र को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें जल के स्रोत यानी तालाब, नदी इत्यादि में पड़ती है तो वहाँ से वो वाष्पित होकर के ऊपर चली जाती, फिर वहाँ संघनन होता है और संघनन होकर के फिर वो बारिश के रूप में पानी नीचे आ जाता है। इस तरह से एक जल का चक्र बनता है। तो इसको बच्चे को समझाने के लिए हम अन्य क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर का प्रयोग करके बताना यह उतना उचित नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खुले सिरे वाले प्रश्न का अर्थ है कि जिसमें बच्चे अपनी इच्छानुसार उत्तर बना सकते हैं। पहला, आलू में स्टार्च मौजूद होने का पता कैसे लगाया जा सकता है? दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तीसरा,
आप अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं। या डी, एक ऐसा खाद्य पदार्थ बताएं जो प्रोटीन और वसा दोनों का स्रोत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार के लिए अपने हिसाब से अगर आहार चार्ट बनाएगा तो हर बच्चा अपने हिसाब का काम कर पाएगा। तो यह एक खुले प्रकार का प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर बच्चों को पहले हम फॉर्मूला समझा दें या बता दें कि कोई सिद्धांत क्या होता है और उसके आधार पे बच्चे को निर्णय करना होता है कि है या नहीं है, तो इस तरह का कौन सा प्रश्न छात्रों में जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग को विकसित करेगा। ये चीज़ बताना है आपको कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें बच्चे ये निर्णय नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, धमनियों और सिराओं के बीच क्या अंतर है। तीसरा, सिराओं में ही डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित होता है, तो क्या महाधमनी एक सिरा है। तो पहले हमने बता दिया बच्चों को कि सिराओं में जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो प्रवाहित होती है, और चूँकि महाधमनी में भी इसी तरह का कंडीशन होता है, तो क्या महाधमनी को सिरा कहा जा सकता है। तो बच्चे इस तरह से आसानी से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ या ना। अगला है कि जाइलम और पौधे, पानी की पाइप और घर, इन दोनों में क्या समान है। तो यहाँ सबसे उपयुक्त है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, परछाई किस प्रकार बनती है। इस अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है। एक पेरियोस्कोप, एक सूची छिद्र कैमरा, एक धूप घड़ी, एक जलती हुई मोमबत्ती। तो यहाँ आप देखेंगे कि धूप घड़ी जो है वह प्रकाश परछाई की अवधारणा समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि धूप घड़ी किस तरह से सनडायल जो होता है वह छाया की सहायता से समय बताने का कार्य करता है, और यह अलग अलग समय में सूर्य के द्वारा अलग अलग तरह से छाया बनता है और उसकी सहायता से समय का पता लगाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। भार उठाने के लिए घिरनी के प्रयोग का प्रभाव। दूसरा, बिलियर्ड की टेबल पर छड़ी से बिलियर्ड की गेंद को मारने का प्रभाव। एक भारी वजन पर विपरीत दिशाओं से असमान बल लगाकर ढकेलने का प्रभाव। या पानी के ऊपर तैर पिंड के वजन बदलने का प्रभाव। तो अन्य सभी को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिलियर्ड की टेबल पर छड़ी से बिलियर्ड की गेंद को मारने का जो प्रभाव है उसे हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। पहला है, छात्रों को उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्र करने को कहना। दूसरा है, छात्रों को खेत में पौधारोपण करने को कहना। तीसरा है, खेत में मिट्टी खोदने के बाद उनकी परतों को अलग करने को कहना। या डी, फसल उत्पादन में मिट्टी के विभिन्न परतों का महत्व दर्शाता वीडियो दिखाना। और इसमें समझाना क्या है कि मिट्टी की विभिन्न किस्म, तो इसके लिए बच्चों को और उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने लाने को कहा जाए, तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा और बच्चे को इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा के एक छात्र ने कहा कि बैक्टीरिया ही एकमात्र सूक्ष्मजीव है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला, शिक्षक एक कुकरमुत्ता लाते और बताते हैं कि वह कवक क्यों है। दूसरा, शिक्षक तालाब के पानी का नमूना लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। तीसरा, शिक्षक सूक्ष्मजीवी से प्राप्त एक दवा लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। या डी, शिक्षक एक फलीदार पौधे की जड़ों में मौजूद गुटका लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि
तालाब के पानी में आप देखेंगे अनेक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो उसको देखने के बाद बच्चे समझ पाएंगे कि केवल बैक्टीरिया ही सूक्ष्म जीव नहीं है, बल्कि अन्य कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि छात्रों में रासायनिक परिवर्तन संबंधी समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रामाणिक या वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। एक ऐसा कक्ष बनाए जिसमें लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित रहती है। दूसरा, समुद्री जल के खारेपन को कम करने के लिए निस्पंदन तंत्र की व्यवस्था स्थापित करें। लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखें। रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार करें। तो यहाँ देखिए आप, जो हमारा डी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है वो व्यवहारिक उपयोग में नहीं आएगा, और यहाँ ए और बी है जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग लाया जा सकता है। लेकिन बच्चों के लिए सबसे आसान यहाँ पर होगा कि एक ऐसा तंत्र बनाए जिसमें लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित रहती है, यानी बच्चे उसको पेंट करके या उसका जस्तीकरण करके कील को जंग लगने से बचा सकते हैं, या सद लेपन द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको 30 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।